दोस्तों, मैं हूं आवा शिंदे और आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसी सिटी न्यूज। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनको लेकर जो परमजीत सिंह जो कि माजी पुलिस आयुक्त है मुंबई के, इन्होंने दिए हुए लेटर के कारण जो बवाल उखड़ा हुआ था, उसके ऊपर हम एक अलग संस्करण करने वाले हैं। उसी के बारे में इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, थोड़ा आप संयम रखिएगा और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसे ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो कि आज तक किसी भी चैनल पर या कोई भी न्यूज में, कोई भी अखबार में इस विषय को लेकर जो खुलासे हुए नहीं, वो पहलू हम जो है तो आप सबके सामने लाने वाले हैं। चलो चलते हैं इस घटना के शुरुआत में। शुरुआत हुई जब मुकेश अंबानी का घर एंटेलिया के पास एक स्कॉर्पियो मिलती है। इस स्कॉर्पियो में कुछ जिलेटिन मिलता है और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला ये सब मामले का। इसकी जांच हुई, फिर इसको लेकर सचिन वाजे जो कि एक एपीआई है, इनका कनेक्शन इसके साथ पाया गया। ये गाड़ी के मालिक, इस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन, इन तक जब जांच पहुंची तो पता चला कि ये कार उनकी मलकियत की तो थी, लेकिन वो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और इसका रिलेशन सचिन वाजे के साथ उसका कनेक्शन आ गया। फिर जब मनसुख हिरेन की लाश बांद्रा की खाड़ी में मिली तो उसको लेकर फिर आगे सब ये घटनाक्रम बढ़ता गया और उस मनसुख हिरेन की मौत के लिए सचिन वाजे को जिम्मेदार ठहराया गया। चूंकि ये जिलेटिन का मामला था, एक्सप्लोजिव का मामला था, तो जाहिर है इसकी जांच और इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए की तरफ गया और जो मनसुख हिरेन का मौत का जो मामला था वो मामला एटीएस के पास गया। बाद में सचिन वाजे को हिरासत में लिया गया, जब तक इधर मुंबई सीपी जो थे परमवीर सिंह, इनका तबादला किया गया और उन्होंने फिर गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि गृह मंत्री सचिन वाजे के माध्यम से हर महीने 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूलते थे। इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। विपक्ष ने इसको लेटर बॉम्ब कहा और फिर कुछ देर के लिए सरकार भी सत्ते में आ गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर तो इस महाआघाड़ी के प्रमुख एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, इन तक सब जो है तो पूरा बवाल खड़ा हुआ। उसके बाद में मीटिंग का दौर चालू हुआ। पहले फेज में तो ये महाआघाड़ी सरकार, इनकी छवि कुछ दागदार हो गई और उसके बाद में संभलने को थोड़ा वक्त लगा। दरमियान विपक्ष ने भी चारों तरफ से हमला बोलकर अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर ली। दोस्तों, देखने को तो ये सब ऐसा पूरा ये वाकया दिखता है और जो जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में तो वार्तांकन हर किसी ने किया है, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं कि सीपी मुंबई ने जो लेटर दिया और आरोप लगाया गृह मंत्री के ऊपर के हफ्ता वसूलने के वे आदेश देते थे, तो विपक्ष को क्या ये लेटर आने के बाद ही पता चला कि पुलिस से मुंबई में हफ्ता वसूल होता है, या फिर विपक्ष को आपत्ति किस पर है? हफ्ता वसूलने पर है या 100 करोड़ का हफ्ता वसूलने पर है? इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। विपक्ष भी कभी सत्ता में था, इससे पहले सत्ता में था, क्या उनको मालूम नहीं है कि पुलिस के जरिए हफ्ता वसूल होता है? और हफ्ता क्या सिर्फ सीपी मुंबई में ही वसूल होता है? बाकी जगह पे नहीं आता है पुलिस से हफ्ता? इतना ही नहीं, ये तो हुआ पुलिस महकमा, बाकी भी जो हमारे महकमे हैं सरकार में, क्या वहां पे वसूली नहीं होती है? ट्रांसफर के बारे में पैसे नहीं लगते? कौन बोलता है? ये तो हर कोई जानता है। लेकिन पुलिस के थ्रू गृह मंत्री ने आदेशित करना हफ्ता वसूल करने के लिए, ये बात आम होने से, आम पब्लिक में ये जाहिर होने से इसका फायदा विपक्ष ने उठाना चाहा। अब रही बात यह कि ये सब क्यों हो रहा है, तो जब ये चीज सब हो रही थी, इसके दरमियान भी कुछ बीच में स्टेटमेंट्स आए इससे पहले, और देश की राजनीति का
रुख किस तरफ जा रहा है, वहां का रुझान कैसा बनाया जा रहा है और देश की राजनीति किस करवट बदलना चाहती है या लोग उसको बदलवाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक स्टेटमेंट किया था कि अभी देश की राजनीति में थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में इसके पीछे ऐसा बोला जाता है कि शरद पवार जब कोई स्टेटमेंट करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। बाद में एक ऐसा हलचल चालू हो गई, सीताराम येचुरी जो लेफ्ट के लीडर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि शरद पवार ने यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये तो कांग्रेस के खिलाफ भूमिका हो गई, क्योंकि सोनिया जी गांधी यूपीए का नेतृत्व कर रहे हैं और एनसीपी भी यूपीए का एक हिस्सा है। अब ऐसे केस में फिर बाद में बाकी लोगों से जो स्टेटमेंट आने लग गए, शिवसेना के संजय राउत ने भी स्टेटमेंट किया कि यूपीए का नेतृत्व अब जो है तो शरद पवार जी ने करना चाहिए, या यूपीए का नेतृत्व नहीं आता है तो जो छोटे छोटे क्षेत्रीय पक्ष है जो यूपीए में शामिल नहीं है और एनडीए में भी शामिल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए और उसको यूपीए 2 नाम देना चाहिए। अब जब ये सब सियासी हलचल चालू थी, साथ में 5 राज्यों के चुनाव भी लग गए, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी चुनाव आ गया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी है और टीएमसी है ममता बनर्जी की। तो शरद पवार जी ममता बनर्जी के टीएमसी के स्टार प्रचारक बन गए। अब उनका दौरा शुरू होने वाला है। जब शरद पवार पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए जाने वाले हैं तो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस की वहां के ऑर्गेनाइजेशन ने शरद पवार जी को एक पत्र लिखा कि आप पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए मत आइए, यहाँ आकर आप कांग्रेस के विरोध में बात करेंगे तो कांग्रेस का मतदाता समर्पित हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एनसीपी की सत्ता है महाअघाड़ी की। जब शरद पवार जी इस सब घटना को और देश की राजनीति को 2024 के इलेक्शन के नजर से देख रहे हैं और कहीं वहां ये बीजेपी के खिलाफ सारे पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी से लेकर तो नेशनल पार्टी को, सबको इकट्ठा करके और उसका नेतृत्व अपने पास लेके वो एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। शरद पवार जी भी जानते हैं कि सिर्फ थर्ड फ्रंट बनाने से कोई सत्ता में जाने का कोई सबब नहीं बन सकता, कोई मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है। बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष जो है तो सत्ता का ख्वाब नहीं देख सकता। कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए थर्ड फ्रंट का जो तो भूत खड़ा किया गया है और इसके माध्यम से यूपीए का नेतृत्व ही शरद पवार की तरफ आना चाहिए। इस तरीके की पूरी जो है तो सियासती खेल चालू है और उस तरीके से सब बिसात पर जो है तो मोहरे बिछाए गए हैं। ये सब देखते हुए ये शरद पवार जी का और उसमें उनको काफी हद तक उनको जो है तो सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अब शरद पवार जी को महाराष्ट्र में ही बिजी रखने के लिए, जब ये वाजे का जो वाकया सामने आया तो उसको लेकर विपक्ष को उसमें ज्यादा उनको आक्रामक होने के लिए कहा और शरद पवार जी को इधर ही बिजी रखने का काम केंद्र सरकार से करना चालू है। ये तो खैर हर कोई पार्टी चाहती है कि हम सत्ता में आए, अपने अपने बिसात पे दाव पेच वैसे लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक बात गौर करने जैसी है कि जो पुलिस महकमे के लोग हैं, ये लोग कुछ सत्ताधारी पार्टी के साथ में है और कोई विपक्ष के साथ में है। जैसा परमवीर सिंह जी का कहा जाता है कि वे सब जानकारी, पुलिस महकमे की जानकारी देवेंद्र जी फडणवीस को देते थे। उसी प्रकार अब परमजीत सिंह के खिलाफ एक एपीआई ने आरोप लगाया, एक लेटर उन्होंने जारी किया, कंप्लेंट दी है कि ये किस तरह से उनका एक्सटॉर्शन करते थे और वो उन्होंने सत्ताधारी पक्ष के साथ दिया। तो कुछ पुलिस महकमे के कुछ अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई विरोधी पक्ष के साथ जाते हैं, कोई सत्ताधारी के साथ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमको गॉडफादर मिल गया
और ये भ्रम में रहते हुए ये महकमे में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम अपने अधिकार कक्षा के बाहर जाकर कुछ काम करते हैं जो कि सही नहीं है और अच्छा भी नहीं है। ये सब कब होता है? जब कोई सरकारी पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही पक्ष अपना सियासी खेल खेलते हुए आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए, और विपक्ष जो है तो सरकार को अस्थिर करने में जुटा होता है और सरकार जो है तो अपनी छवि बचाने में जुटा होता है। ऐसी सूरत में जो नौकरशाही है, ये नौकरशाही हमेशा जो है तो सर पर चढ़ के बोलती है। और फिर ऐसे किस्से सामने आते हैं कि पुलिस महकमे में के छोटा अधिकारी अपने बड़े अफसर के खिलाफ सामने जाता है, बड़ा अधिकारी गृह मंत्री के खिलाफ सामने आता है, और फिर ये जब इनको ये भ्रम होता है कि ये सियासी लोग, ये राजकर्ता ये हमारे पीछे है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, जब जब इन राजनीतिकों का काम बन जाता है, उनका काम खेल खत्म हो जाता है, उस वक्त ऐसे लोगों को यूज करके बाजू में छोड़ दिया जाता है, जो बात सचिन वाजे के साथ हुई है। और आखिर में मैं ये बोलूंगा कि युद्ध चाहे शतरंज का हो, शतरंज की बिसात पे हो या फिर रणभूमि पर, पीटते तो मोहरी है, मरते तो सैनिक ही है, राजा तो सिर्फ चेकमेट होता है। तो इसलिए इस सब सियासी खेल में हर एक राजनेता अपना अपना गोल सेट करे हुए है, गोल की ओर अपना उसका ध्यान है, और पीटे जाएंगे ये मोहरे, जैसे कि परमवीर सिंह हो गया, रश्मि शुक्ला हो गई, सचिन वाजे हो गया, या और कोई जो भी लोग इसमें शामिल है, जिन्होंने अपने अधिकार कक्षा के बाहर जाकर कोई गलत काम किया है। हर एक ने किया है। परमवीर सिंह ने भी जो लेटर लिखा है, क्या वो लेटर जाहिर करना, वो लेटर गृह मंत्री के खिलाफ लिखा हुआ लेटर क्या मीडिया को देना या विपक्ष को देना, इसकी तो कानूनी तहकीकात की जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये लोग कोई बच पाएंगे। हाँ, एक बात है कि महाराष्ट्र में जब सत्ता स्थापित होने की थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उस वक्त शरद पवार साहब ने एक जाहिर स्टेटमेंट किया था कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने से मना कर रहे थे। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बाला साहब की जगह पे मान लीजिए और मैं आपको आदेशित करता हूं कि आप जो है तो मुख्यमंत्री बन जाइए। उद्धव साहब ने भी शरद पवार में बाला साहब की छवि देखी और उनका हुक्म सर आंखों पर मान लिया। शरद पवार साहब ने एक तो बोल दिया था कि मैं बाला साहब की जगह पे हूं और आपको आदेशित करता हूं, लेकिन दूसरा जो पार्ट था वो शरद पवार साहब ने बताया नहीं, वो अंडरस्टूड था। जैसे कि 1995 में सेना भाजपा युति सरकार स्थापन हुआ था, तो बाला साहब कहा करते थे कि सत्ता का रिमोट मेरे पास है। अब उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, शरद पवार साहब के रूप में उनको जो है तो प्रति बाला साहब भी मिल गए, लेकिन शरद पवार साहब ने बाला साहब की भूमिका आगे वैसे ही निभाई। आज भी इस सत्ता का रिमोट शरद पवार साहब के हाथ में है, ये बताने के लिए किसी तत्ववेत्ता की या कोई शास्त्रज्ञ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब बातें होती रहती है, पेपर में, टीवी में, चैनल पर न्यूज आते रहते हैं, हम उनके साथ साथ सोचते जाते हैं। लेकिन हमने ये भी सोचना है कि ये सियासी लोग, उनका गोल कुछ और रहता है, उनका काम कुछ और रहता है, और दिखने वाला कुछ अलग होता है, और पर्दे के पीछे कुछ अलग ही घटनाएं घटती रहती है। तो इसलिए विपक्ष भी अपने जगह पे सही है और सत्ता पक्ष भी अपनी जगह पे सही है। सही रहना है, तुम्हें और हमें, जनता को सही रहना है। और ये सब खेल जो चल रहा है, ये खेल देखते हुए कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिर एक बार बताऊंगा, जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में झपटेंगे, सत्ता के लिए दोनों जब आपस में लड़ते रहेंगे, उस वक्त नौकरशाही मुजूर होती जाएगी और आम पब्लिक, जनता, आप और हम, हमारा कोई वाली नहीं रहेगा। आप देखिए, शरद पवार साहब ने उनके 2 मंत्रियों पर दाग लगा,
सबसे पहले तो धनंजय मुंडे, उनके ऊपर भी बहुत आरोप हुआ, लेकिन शरद पवार साहब ने उनका इस्तीफा नहीं दिया। अनिल देशमुख के खिलाफ भी इतना जाहिर आरोप हुआ, गंभीर आरोप हुआ, उसकी जांच भी चल रही है, फिर भी अनिल देशमुख साहब का इस्तीफा शरद पवार साहब ने नहीं लिया। लेकिन शिवसेना के मंत्री सुभाष राठौड़, इन पर जब आरोप हुए तो शरद पवार साहब और उद्धव साहब की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री साहब की, और दूसरे दिन सुभाष राठौड़ का इस्तीफा लेने का डिसीजन हो गया। सोचिए दोस्तों, किस ओर राजनीति जा रही है, कौन राजनेता किस एंगल से देख रहा है। आज हम समझ रहे कि महाआघाड़ी का सरकार है, लेकिन 2020 के जब नतीजे सामने आने के बाद शरद पवार या एनसीपी के सामने जो विकल्प था, वो विकल्प सत्ता स्थापित करना, यह विकल्प उनका द्वियम था, लेकिन उनकी प्राथमिकता थी कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और वही उन्होंने किया। शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ आघाड़ी करके ये सरकार का स्थापन हुआ। लेकिन बताने वाले सत्ता पक्ष तो बताता है कि सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों के मन में बहुत अच्छी छवि है, विपक्ष बोल रहा है कि सत्ताधारी भ्रष्ट है, और इन सब खेल में जनता के जो हाल हो रहे हैं उसकी ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मुंबई में एक मॉल के ऊपर अस्पताल बनता है और मुंबई के महापौर कहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 10 लोग जलकर मर गए। भंडारा में अस्पताल में आग लग गई, वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे, नवजात बालक वहां पे जो है तो उस आग के बलि चढ़ गए। और कोरोना की हालत इतनी गंभीर पूरे स्टेट में बनती जा रही है, फिर भी सरकार अब भी डिसीजन लेने के लिए स्थिति में नहीं है कि इसका विकल्प लॉकडाउन है या इसका विकल्प और कुछ है। तो दोस्तों, आप भी सजग रहिए, जागरूक रहिए। हर घटना का हर पहलू आप सोचिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिए JNC सिटी न्यूज। और हाँ, घर से बाहर बेफिजूल मत निकलिए। जब भी बाहर निकलोगे मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और कोरोना से दूर रहिए। और हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। धन्यवाद।